हेलो, दिस इज़ ओंकार यूपी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी फॉर्म समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के फॉर्म के विषय में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में फॉर्म डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, पदों की संख्या क्या है और शैक्षिक योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और आयु सीमा क्या है और सिलेबस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरा संपूर्ण डिटेल जानेंगे कि कौन फॉर्म भर सकता है और कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। संपूर्ण जानकारी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9/10/2023 है और आवेदन भरे जाने की अंतिम तिथि 9/11/2023 है। मतलब 1 महीने तक पूरा टोटल फॉर्म भरा जाएगा और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 9/11/2023 है। मतलब ये है कि फॉर्म 9 अक्टूबर 2023 से 1 महीने तक, मतलब 9 नवंबर 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। चलिए जानते हैं आवेदन शुल्क क्या है इसका। आवेदन शुल्क फॉर्म फीस इसमें अलग अलग निर्धारित की गई है। इसमें अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए फॉर्म फीस 125 रुपये है और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए फॉर्म शुल्क 65 है और दिव्यांगजन के लिए फॉर्म फीस 25 है। इसमें भूतपूर्व सैनिक परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क दोनों मिला के 65 है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महिला महिला कुशल खिलाड़ी के अपने मूल श्रेणी के अनुसार इनका शुल्क लिया जाएगा। चलिए हम लोग अब पदों की संख्या जानेंगे, किस विभाग में कितने पद आए हैं हमारे पास। इसमें टोटल 411 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की 322 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें है समीक्षा अधिकारी की उत्तर प्रदेश सचिवालय में। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी की 9 पोस्ट हैं और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी की पोस्ट 3 पोस्ट हैं। टोटल समीक्षा अधिकारी की पोस्ट 334 पोस्ट केवल समीक्षा अधिकारी की ही हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद हैं और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 पद हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए 1 पद है। टोटल इसमें मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी के 77 पद हैं और सबसे ज़्यादा मतलब समीक्षा अधिकारी के पद हैं। और हम लोग जानते हैं इसके बारे में आगे डिटेल। इस प्रकार इस बार पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। समीक्षा अधिकारी की 334 पद हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी की 377। इसमें पदों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। तो इसमें आयोग में कहा गया है कि इसमें पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो उम्मीद है हो सकता है 411 भी हैं, 500 तक पोस्टें हो जाएं इसमें। चलिए हम लोग जानते हैं शैक्षिक योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, इसको इसके विषय में जानते हैं। तो इसमें शैक्षिक अर्हता सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए केवल एलिजिबिलिटी 12th है और आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपको मस्ट है। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, 12th हो और ग्रेजुएशन हो, आरओ के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है अर्हताएँ एलिजिबिलिटी केवल सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अलग अलग मांगी गई हैं। इसमें आरओ के लिए केवल आपके पास 12th हो और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के देखते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार
द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और सेकंड एलिजिबिलिटी क्या है? DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या इसके समकक्ष अर्हता रखने वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए। और हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। हिंदी टंकण मतलब हिंदी टाइपिंग के लिए। और नोट इसमें अलग से लिखा हुआ है, ये 3 एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। और नोट में लिखा है अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, मतलब अगर आपको हिंदी अंग्रेजी में भी आता है तो आपको वरीयता दी जाएगी, सेम नंबर की कैटेगरी में तो आपको पहले रख लिया जाएगा। और जानते हैं इसमें क्या है? और इसमें लोक सेवा आयोग की तरफ से जो सहायक समीक्षा अधिकारी का मांगा गया है आवेदन, उसके लिए क्या है अर्हताएं? उसके लिए भी सेम ही अर्हताएं हैं, उसमें भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और DOEACC द्वारा ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। और उसके बाद सेकंड नंबर पे सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, मतलब लेखा में, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, इसके लिए क्या होना चाहिए? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकम सहित वाणिज्य में स्नातक की उपाधि आवश्यक है। मतलब लेखाकार वाला जो है हमारे पास सहायक समीक्षा अधिकारी, उसमें आपको क्या होना चाहिए? वाणिज्य में, कॉमर्स में आपको स्नातक होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी मांगी रही गई है। और अधिमानी अर्हता क्या होता है? जैसे कि किसी के जब चयन होता है उसमें से किसी के नंबर सेम है, तो उसमें पहले तो आपकी एज देखी जाती है कि इसमें एज में बड़ा कौन है, तो उसको वरीयता दी जाती है। या इसमें और कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। प्रादेशिक 2 वर्ष की अगर सेवा की है प्रादेशिक सेना में, तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। ये तब दी जाएगी जैसे कि सेम नंबर आ जाते हैं तब। तो ये होता है अधिमानी अर्हता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एलिजिबिलिटी पता चल गई होगी। और हाँ, ये सभी केवल सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, ARO के लिए ही ये सब एलिजिबिलिटियाँ हैं। RO के लिए बेसिक आपको 12th होना चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि आयु सीमा क्या है फॉर्म भरने की। इस फॉर्म को भरने के लिए सभी के लिए, चाहे RO हो चाहे ARO हो, उसके लिए आयु सीमा क्या है? 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए व्यक्ति को। और उन्हें 40 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब 21 से 40 का एज होनी चाहिए आपकी। और दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष रखी गई है। और इसमें अधिकतम आयु सीमा छूट इसमें किसको मिली है? 21 से 40 तो रखी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ST SC और OBC के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट अनुमन्य की गई है। और दिव्यांग के लिए 15 वर्ष हो जाएगा। मतलब अधिकतम आयु सीमा में छूट SC ST और OBC के लिए वैसे 40 थी, और जब छूट दी जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा? एज 45 साल तक भर सकते हैं इसमें। और दिव्यांग वाले लोग, और इसमें स्पोर्ट कोटा भी शामिल हो जाता है, स्पोर्ट कोटा वाले भी। दिव्यांग के लिए 15 वर्ष छूट, मतलब मैक्सिमम 55 वर्ष उम्र होगी तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम उम्र इसकी 21 वर्ष है। तो हम लोग जान चुके हैं इसमें फॉर्म कब भरा जाएगा, उसकी लास्ट डेट क्या है, फीस भी जान चुके हैं और पदों की संख्या कितनी आई है, और एलिजिबिलिटी भी जान चुके हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी, कौन फॉर्म को भर सकता है कौन फॉर्म नहीं भर सकता। और एज आयु सीमा भी हम लोग जान चुके हैं इसमें किसकी कितनी आयु सीमा है। और इसमें अगर आप लोगों के पास आरक्षण ये लेना है तो आप लोग अभी जल्द से जल्द रिसेंटली के मतलब आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, मतलब OBC का सर्टिफिकेट, मतलब आरक्षण वाला जो भी है उसको बनवा लीजिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या क्या आएगा। इसमें सिलेबस
चाहे आरओ हो चाहे एआरओ, दोनों के लिए सिलेबस सेम है। तो इसमें प्राइमरी प्री के लिए हमारे पास सिलेबस क्या क्या है, इसमें देखिए प्राइमरी सामान्य अध्ययन, पहला पेपर है हमारे पास सामान्य अध्ययन का। तो इसमें समय है हमारे पास 2 घंटा और प्रश्नों की संख्या होगी 140 और पूर्णांक होंगे 140। मतलब जितने प्रश्न हैं उतने ही पूर्णांक है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल 140 प्रश्न है और 140 नंबर ही है। और इसमें देखते हैं सामान्य अध्ययन में हमारे पास क्या क्या टॉपिक लगा हुआ है। इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीयकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, मतलब करंट, और सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ये हमारे पास है सामान्य अध्ययन का सिलेबस। मतलब इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने, 140 पूछे जाएंगे। और सेकंड खंड में देखते हैं क्या है प्री का सिलेबस। सेकंड खंड में हमारे पास है सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा, प्री के लिए ही, मतलब 2 पेपर होंगे इसके, पहला तो सामान्य अध्ययन हो गया, दूसरा सामान्य हिंदी है। इसमें समय है 1 घंटा और प्रश्न होंगे 60 और पूर्णांक भी हमारे पास 60 है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है। इसमें क्या क्या टॉपिक रखा गया है, इसमें विलोम है, 10 विलोम पूछे जाएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध 10 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 क्वेश्चन, तत्सम एवं तद्भव 10 शब्द पूछे जाएंगे, विशेष और विशेषण 10 शब्द, पर्यायवाची शब्द 10 शब्द। टोटल हमारे पास प्री का सिलेबस है सामान्य अध्ययन के 140 हो गया और इसके सामान्य हिंदी का 60। टोटल हमारे पास हो गया कितना, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 अंक के होंगे। ये हमारे पास प्री का सिलेबस हो गया। अब चलिए जानते हैं मेंस के सिलेबस में क्या रखा गया है, क्या क्या आएगा मेंस में। जब आपका चयन प्रारंभिक परीक्षा में हो जाएगा तो मेंस के लिए देखिए सिलेबस हमारे पास क्या रहेगा। इसमें पहला है सामान्य अध्ययन ये प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होगा सामान्य अध्ययन का पेपर। इसमें समय होगा 2 घंटा, प्रश्नों की संख्या बस वहाँ 140 था, यहाँ 120 प्रश्न मेंस में पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के और पूर्णांक होगा हमारे पास 120। तो ये हमारे पास सामान्य अध्ययन सेम वैसा ही रहेगा, केवल क्वेश्चंस की संख्या कम हो जाएगी। और सेकंड पार्ट में हमारे पास सामान्य हिंदी एवं आलेखन। तो इसमें खंड 1 हमारे पास क्या है कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए समय में क्या है। तो इसमें सामान्य हिंदी के लिए हमारे पास समय है 2.5 घंटा और पूर्णांक है हमारे पास 100। 2.5 घंटा का समय है और पूर्णांक है 100। इसमें क्या है पहले पार्ट में, इसमें दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। इसमें टोटल 21 नंबर का ये पूछा जाएगा, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है सेकंड वाला। और पहला वाला प्रारंभिक परीक्षा जैसा, मतलब सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन जो सेकंड खंड है सामान्य हिंदी का उसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। मतलब इसमें हिंदी गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या हो जाएगा 21 नंबर के, 21 अंक का। उसके बाद किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना होगा, ये 15 अंक का हमारे पास आएगा। और उसके बाद पार्ट 3 है पत्राचार, 24 अंक का आएगा। इसमें क्या है पत्राचार में, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र और विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक। मतलब इसमें से कुछ भी आ सकता है आपको, पत्राचार्य मतलब ये तीनों हो सकते हैं या जो भी पूछा जाएगा इसमें, मतलब ये लगा हुआ है पत्राचार्य वाला। और देखते हैं क्या है इसमें, इसी में सामान्य हिंदी में ही हमारे पास है पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द पूछे जाएंगे, 10 अंक होगा उसके लिए। हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द होंगे, 10 अंक इसके लिए भी होगा। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 अंक के होंगे। और इसमें कंप्यूटर ज्ञान के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, 10 अंक का पूछे जाएगा, मतलब 10 ही क्वेश्चन शायद पूछे जाएं इसमें कंप्यूटर ज्ञान के लिए। और देखते हैं इसमें क्या पूछा जाएगा। अब उसके बाद इसमें ही खंड 2, इसमें क्या है हमारे पास, खंड 2
सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ, ये ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होगा। इसमें इसमें पूछा जाए, आधे घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक होगा हमारे पास 60 का पूर्णांक होगा। इसमें विलोम पूछे जाएंगे 6 शब्द 12 अंक के, और वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी हमारे पास पूछी जाएंगी, 6 वाक्य होंगे 12 अंक के इसमें। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 6 शब्द होंगे 12 अंक का ही होगा। और तत्सम तद्भव शब्द 6 शब्द होंगे और 12 अंक के होंगे। विशेषण विशेष से और विशेषण 6 शब्द होंगे 12 अंक के होंगे। ये हमारे पास खंड 2 में पहले ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिंदी के लिए। तो ये हमारे पास सिलेबस हो गया, 60 क्वेश्चन आधा घंटे दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में हिंदी निबंध, खंड 2 का ही है, इसमें हिंदी निबंध इसमें पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये। इसमें देखते हैं कैसे क्या पूछा जाएगा। इसमें हिंदी निबंध में समय है हमारे पास 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और पूर्णांक है इसके लिए 120 अंक का। तो इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। कितने टोटल? 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का, खा, गा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। मतलब आपको 120 अंक का है और 3 घंटे का टाइम होगा, जिसमें से आपको केवल 3 निबंध लिखने होंगे। जैसे कि इसमें क्या है, खंड 1 में हमारे पास है, जैसे कि इसमें हमारे पास दे देगा खंड एक में दे देगा तीन खंड दे देगा, का, खा, गा। जैसे कि ये लिखा हुआ है साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, ये 3 हमारे पास टॉपिक दे देगा पहला। तो इसमें से 3 में से आपको एक चूज करना है, चाहे जो जिसके विषय में आपको अच्छा होता हो आप चूज कर लेंगे। और उसमें शब्द सीमा रहेगी 600 शब्द लिखने हैं और 40 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। और ऐसे ही दूसरा खंड हो जाएगा, उसमें 3 रहेगा हमारे पास टॉपिक, जैसे विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार। तो जी इन तीनों में से जो भी आपको आता हो, मतलब जिस पे लिखना चाहें, उसमें आपको एक चूज कर लेंगे उसको। तो शब्द सीमा इसकी भी 600 रहेगी 40 अंक का। और ऐसे ही पार्ट 3 रहेगा, इसमें 3 हो जाएंगे ऑप्शन आपके पास, का, खा, गा, उसमें से आपको एक चूज करना है। और उसके बाद शब्द सीमा क्या होगा, 600 शब्द होगा 40 अंक के। मतलब आपको 3 लिखने हैं, 3 निबंध लिखने हैं, और टोटल पूर्णांक है 120 अंक का। तो हमारे पास ये सिलेबस है। मतलब हमारे पास मेन मुख्य में इसमें क्या है, सामान्य हिंदी हो जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा जैसा 2 घंटे का हो जाएगा। उसके बाद खंड 1 हमारे पास हो जाएगा ये सामान्य हिंदी का, तो इसमें गद्यांश वगैरह, रेखांकन वगैरह करना है, और सरकारी पत्र वगैरह ये हो जाएगा। उसके बाद पारिभाषिक वाणिज्यिक शब्द है। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान हो जाएगा। और खंड 2 में हमारे पास फिर से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आधा घंटा समय दिया जाएगा। उसके बाद उसी में पार्ट 3 हो जाएगा हमारे पास, निबंध के लिए हो जाएगा 3 क्वेश्चन। तो ये हमारे पास मेंस का पूरा सिलेबस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है, आपने अपनी रणनीति बना ली होगी। तो आपको सिलेबस पता चल गया है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी के लिए लग जाइए इसमें, इस एग्ज़ाम में, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक तरीके से हर बार की तरह बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और भी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है टेलीग्राम का। चलिए विदा लेते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।